हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से मैथ जीनियस के यूट्यूब चैनल पर। और आज मैं फिर से उपस्थित हुआ हूं आपके सामने हिंदी के टॉप 50 क्वेश्चंस का सेट लेकर। तो चलिए आज का सेट लगाते हैं और देखते हैं कि इसमें कितने प्रश्न हम सही कर पाते हैं। पहला क्वेश्चन हमें दे रखा है कि प्रत्येक शब्द में उपसर्ग है, यानी प्रत्येक शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है। तो दोस्तों इसमें प्रति उपसर्ग लगा है, ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। यदि आप प्रत्येक का संधि विच्छेद करेंगे तो ये लिखा जाएगा प्रतिधन एक। तो आप देख सकते हैं कि इसमें प्रति उपसर्ग लगा हुआ है। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि प्रत्यय रहित शब्द है, यानी कि वो शब्द हमको बताना है जिसमें प्रत्यय कोई भी प्रत्यय नहीं लगा है। तो आप देखेंगे तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुवाद, क्योंकि अनुवाद का मतलब है इसमें उपसर्ग लगा हुआ है अनुधनवाद। तो इसमें उपसर्ग है तो प्रत्यय है नहीं, यही सही उत्तर हमारा हो जाएगा। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। निम्न में तत्सम शब्द की पहचान कीजिए। तो आप दिए गए ऑप्शन में अगर देखेंगे तो मनुष्य तत्सम है, इसका तद्भव होता है मानव या फिर मानस। मानव या तो मानस, ये दोनों तद्भव है और मनुष्य तत्सम है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। निम्न में योग ऋण शब्द है। योग ऋण शब्द दोस्तों किसको कहते हैं? जिन शब्दों में आपको बहुब्रीहि समास मिल जाए तो आप समझ लीजिए कि वो योग ऋण शब्द है। जैसे कि इसमें पंचानन दिया है तो यही इस सवाल का उत्तर भी है। इसके अलावा पंचानन है, दशानन है, लंबोदर है, पीताम्बर है, ये जितने भी बहुब्रीहि समास के उदाहरण होते हैं वो सभी योग ऋण के उदाहरण भी होते हैं। ये बात आपको याद रखनी है। पांचवा सवाल हमसे कह रहा है कि निम्न में अघोष वर्ण कौन सा है। दोस्तों आप जानते होंगे कि वर्ण वर्ग में पहला और दूसरा वो अघोष होते हैं और तीसरा, चौथा, पांचवा सघोष होता है। तो यदि आप देखेंगे तो इसमें कौन सा पहला दूसरे पे मिलेगा? देखिए पा पहले पे मिलेगा, तो यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन ए। बा के बाद देखेंगे तो तीसरे में आता है, घा को देखेंगे तो चौथे में आता है और गा को देखेंगे तो तीसरे में आता है। ठीक है, आपको स्क्रीन पे वर्ण वर्ग दिख रहा होगा। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। निम्न में अल प्राण व्यंजन की पहचान करें। दोस्तों फिर से वर्ण वर्ग से ही सवाल आ गया है। आप ये जानते होंगे कि वर्ण वर्ग में मैं आपको बता दूं कि पहला, तीसरा और पांचवा ये जो वर्ण होते हैं ये होते हैं आपके अल्प प्राण, और जो दूसरा और चौथा होता है इनको महाप्राण बोलते हैं। इसके अलावा मैं एक ट्रिक भी बताता हूं। जिन वर्णों को बोलने में हकार ध्वनि आए, हकार का मतलब क्या हुआ? हा निकल के आए, जैसे कि खा, घा, तो ये जो होते हैं महाप्राण होते हैं और इनके अलावा जो बचे हुए हैं वो अल्प प्राण है। जैसे कि अब देखिए धा, तो इसमें जो है हा निकल के आ रहा तो ये महाप्राण हुआ, लेकिन गा में कोई हा नहीं निकल रहा। इसी तरह से खा में देखेंगे तो निकलेगा तो ये महाप्राण हुआ, लेकिन का में कोई हा की ध्वनि उत्पन्न नहीं हो रही तो ये भी अल्प प्राण हुआ। तो इसका बी और डी दोनों ही आंसर जो है वो सही है, अल्प प्राण व्यंजन हुए गा और का। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 7 नंबर में हमसे कह रहा है कि निम्न में अंत्यस्थ व्यंजन की पहचान करिए। तो दोस्तों अंत्यस्थ व्यंजन 4 होते हैं, आपको पता होगा, या, रा, ला, वा। या, र, ला और वा, ये 4 अंत्यस्थ व्यंजन होते हैं। तो दिए गए ऑप्शन में हमारा उत्तर ए जो है वो सही हो जाएगा। चलिए 8वें सवाल को देखते हैं। हमसे पूछ रहा है चंद्रोदय का संधि विच्छेद है। तो दोस्तों चंद्रोदय में अगर आपसे संधि पूछे तो इसको लिखा जाता है चंद्रधन उदय, चंद्रधन उदय। तो ये इसका सही संधि विच्छेद हुआ, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो गया। अगर हमसे संधि की बात करें तो इसमें गुण संधि है, ये भी आपको समझ लेना है। जब शब्द को बनाने में ए, ओ, अर ये विकार आता है तो आप समझ लीजिएगा कि वहां पर गुण संधि मौजूद है। तो इसका सही उत्तर ए है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 9वें सवाल में हमसे कह रहा है कि हिंदी की ब ध्वनि है, यानी कि किसके उच्चारण में। अच्छा ये उच्चारण स्थान पूछ रहे हैं, तो आप ब को बोल के देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसका उच्चारण स्थान ओष्ठ है, यानी सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। हमारे दोनों होंठ मिल रहे हैं ब को बोलने में, जैसे पा, तो पा वर्ग जो होता है वो पूरा ओष्ठ होता है। स्वच्छंद में कौन सी संधि है? तो आप पहले तो इसको सही से लिख लीजिए, ये वर्तनी की सही नहीं है। स्वच्छंद सही से लिखा जाएगा इस तरह से। यदि इसके संधि विच्छेद की बात करें तो वो हो जाएगा स्वह धन छंद। अब आप संधि विच्छेद समझ गए होंगे कि इसमें विसर्ग संधि है। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। निम्न शब्दों में कौन देशज है? देशज उन शब्दों को कहते हैं जिनकी उत्पत्ति का हमको पता नहीं होता है, तो इसमें छैला सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं हम लोग। निम्न में विशेषण शब्द है। दोस्तों विशेषण वो होते हैं, वो शब्द को विशेषण बोलते हैं जो किसी संज्ञा की विशेषता बताते हैं। तो यदि आप देखेंगे तो इसमें महान विशेषण है, ये किसी व्यक्ति या महिला की महानता को बताएगा, तो ये विशेषण हुआ। 13 नंबर हमसे पूछा है क्रिया से बनने वाली भाववाचक संज्ञा है।
तो थकावट इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि थकावट जो है वो थकने से बनता है और थकना एक क्रिया है। तो क्रिया से बनने वाली भाववाचक संज्ञा कौन सी हो गई, तो थकावट, यानी कि ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। 14 नंबर में हमसे पूछ रहा है कि जंगम का विलोम है। दोस्तों विलोम बताने के लिए आपको जंगम का अर्थ पता होना चाहिए। जंगम का उन चीज़ों को जंगम कहेंगे जो मोशन में हो, यानी जो गति में हो, उनको बोला जाता है जंगम। तो इसका उल्टा क्या हुआ, इसका विलोम हुआ जो चीज़ स्थिर हो, यानी ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा, स्थावर इसका विलोम है। 15 नंबर में हमसे पूछ रहा है अशुद्ध शब्द का चयन करें, अर्थात हमें वर्तनी के हिसाब से बताना है। तो देखिए शरद चंद्र बिल्कुल सही लिखा हुआ है, कवित्री इस प्रकार ही लिखा जाता है, शमश्रु भी सही लिखा हुआ है, लेकिन यानी जो लिखा है ये गलत लिखा है। इसको लिखने के लिए आपको ना पर बड़ी ई की मात्रा लगानी होगी, ये सही है और ये गलत है। तो हमसे पूछा जा रहा था कि अशुद्ध यानी कि गलत ही बताना था, तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। अगर बात करें ऑप्शन सी की, तो इसके अर्थ आपको अर्थ पता होना चाहिए। जो आदमियों के दाढ़ी निकलती है ना, उसको शमश्रु कहते हैं, यानी कि ठोड़ी पे आने वाले जो बाल होते हैं उनको बोलते हैं शमश्रु। चलिए 16 नंबर देख लेते हैं, शुद्ध वर्तनी का चयन करें। तो देखिए इसमें पौरुष दिया हुआ है, तो ऑप्शन ए जो है वो सही है, पौरुष इस प्रकार से लिखा जाता है। ये बात आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। 17 नंबर में हमसे पूछ रहा है कि रंक और रंग शब्द युग्म का सही अर्थ है। दोस्तों आप रंक को जानते होंगे, एक राजा होता है, दो राजा का विलोम क्या होता है, रंक। तो रंक कहते हैं किसको, भिखारी को, और रंग का मतलब होता है वर्ण। तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। चलिए 18 नंबर पे देखते हैं, हमसे पूछ रहा है सौदामिनी का पर्यायवाची है। तो दोस्तों सौदामिनी किसको कहते हैं, तो सौदामिनी कहते हैं बिजली को। सौदामिनी किसको कहते हैं, बिजली को, यानी कि इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि विद्युत। इसके और पर्यायवाची भी आप लिख लीजिए, इसको चपला भी कहते हैं, चपला, तड़ित, चंचला, ये सारे सौदामिनी के ही पर्यायवाची हैं। दामिनी भी लिख सकते हैं, सिर्फ दामिनी। तो ये सारे बिजली के यानी कि विद्युत के, सौदामिनी के ही पर्यायवाची। बात आपको पता होनी चाहिए, एग्जाम में कोई भी शब्द इनमें से दे सकता है। अगले सवाल में हमसे पूछ रहा है निम्न में अव्यय है। तो अव्यय कौन होता है, अव्यय कौन से शब्द होते हैं जिनको हम आगे तोड़ नहीं सकते। तो यदि आप इसमें देखेंगे तो बाद शब्द ऐसा है जो अव्यय है, इसको आगे हम लोग उसका विच्छेद नहीं कर सकते। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर में हमसे करा है कि निम्न में कौन अनेकार्थी नहीं है, यानी जिसका सिर्फ एक ही अर्थ हो, अनेकार्थी हो वो। तो इसमें कर की बात करें तो दोस्तों कर तो अनेकार्थी है, क्योंकि कर के माने एक तो टैक्स होते हैं, दूसरा हाथ को भी कर बोलते हैं। अगर वर्ण की बात करें तो एक तो वर्ण रंग को बोलते हैं, अभी पहले क्वेश्चन में देखा था, वर्ण यानी कि कलर, और दूसरा जो जाति व्यवस्था होती है उसको भी वर्ण बोलते हैं। अगर बात करें अर्क की तो अर्क रस को भी बोलते हैं, और अर्क का एक और अर्थ होता है, इसको सूरज भी बोलते हैं, अर्क माने सूरज भी होता है। लेकिन यदि आप बात लज्जा की करें तो इसका सिर्फ एक ही अर्थ होता है, शर्म। तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। हमसे पूछा जा रहा था जो अनेकार्थी नहीं है, यानी जिसका सिर्फ एक अर्थ है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए 21 नंबर सवाल देख लेते हैं, हमसे पूछ रहा है होनहार बिरवान के होत चिकने पात, यानी एक मुहावरा दे रखा है, हमसे इस मुहावरे का अर्थ पूछा जा रहा है। दोस्तों इसका अर्थ आपको पता होगा कि होनहार बालक सुंदर होता है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। सुंदर बालक होनहार होते हैं, ये भी इसका अर्थ नहीं है। नेक्स्ट पेज पे हमें चलना पड़ेगा। सी कह रहा है होनहार बालक के गुण बचपन से दिखाई देने लगते, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है, यानी यही हमारे सवाल का भी आंसर है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 22 नंबर में हमसे पूछ रहा है नाक रगड़ना का सही अर्थ है। तो दोस्तों नाक रगड़ने का मतलब होता है माफी मांगना। 23 नंबर पे चलते हैं, विस्मयादि बोधक चिन्ह कौन सा है। दोस्तों विस्मयादि बोधक का मतलब होता है अंग्रेजी में एक्सक्लेमेशन। तो एक्सक्लेमेशन के लिए क्या लगाते हैं, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ये एक्सक्लेमेशन मार्क है, विस्मयादि बोधक है। जब कोई उत्तेजना होती किसी प्रकार की, जैसे कि लिखा है हाय, ओ, इस तरह से खुशी हो जाती है, बहुत दुख होता है, तब इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। 24 नंबर कह रहा है कि मुझे बताओ कि तुम्हारा जन्म कहाँ हुआ था, वाक्य का भेद ज्ञात कीजिए, यानी पता नहीं किस प्रकार का वाक्य। दोस्तों आप पढ़ के देखें तो मुझे बताओ कि, जब भी वाक्य में की लग जाए तो ट्रिक है, आप याद रखिएगा वो मिश्रित वाक्य होता है, यानी कि ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगले सवाल पर चलते हैं। 25 नंबर में कह रहा है कि पुस्तक पढ़ी जाती है में कौन सा वाच्य है। तो यहाँ पे देखिए पुस्तक पढ़ी जाती है ना, तो हमें कर्म दे रखा है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि कर्म वाच्य। जब कर्म नहीं दे रखा होता है तो हम देखते हैं कि कर्ता हो सकता है तो भाव हो सकता है, जैसे कि राम से चला नहीं जाता, ये भाववाच्य है। ठीक है, अब अगले सवाल को देख लेते हैं। प्रेम सागर किसकी रचना है। दोस्तों याद रखना है बात, तो आपको प्रेम सागर लल्लू लाल की है। 27 नंबर में हमसे पूछ रहा है कि अंधेर नगरी नाटक के रचनाकार हैं। दोस्तों याद रखिएगा अंधेर नगरी नाटक किसने लिखा है, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखा है, यानी कि ऑप्शन सी हमारा
करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमसे पूछ रहे रामधारी सिंह दिनकर को किस कृति पर साहित्य अकेडमी पुरस्कार मिला था। दोस्तों याद रखिएगा, रामधारी सिंह दिनकर जी को जो साहित्य अकेडमी पुरस्कार मिला था वो मिला था संस्कृति के 4 अध्याय के लिए, जो कि ऑप्शन में दिया नहीं गया, इसलिए ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगर बात करें उर्वशी की, तो उर्वशी के लिए उनको मिला था ज्ञानपीठ पुरस्कार, ये बात आपको याद रखनी है। अगर साहित्य अकेडमी पुरस्कार की बात करते हैं तो ये मिला था संस्कृति के 4 अध्याय के लिए, बात आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। हमसे पूछ रहा है हिंदी भाषा में कितनी बोलियां हैं। दोस्तों हमारे संविधान में कुल 22 भाषाएं हैं भारत की, तो उन 22 भाषाओं में से एक भाषा हिंदी है और उस हिंदी भाषा में टोटल 18 बोलियां हैं, यानी कि ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। 30 नंबर में हमसे कह रहा है कि चंद्रगुप्त नाटक के रचयिता हैं। दोस्तों आपको पता होगा कि चंद्रगुप्त पूछे या फिर स्कंदगुप्त पूछे, ये दोनों ही नाटक का रचनाकार कौन है, तो जयशंकर प्रसाद है, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। आम खाया जाता है में कौन सा वाच्य है। दोस्तों मैंने आपको बताया जब आपको कर्म दिया हो तो वहां पर हो जाता है कर्मवाच्य, यहाँ पे हमें आम दिया गया है ना, आम ऑब्जेक्ट है तो कर्म का मतलब ऑब्जेक्ट होता है, तो इसमें क्या सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए यानी कि कर्मवाच्य। 32 नंबर में हमसे पूछ रहा है कि मैं 3 मिनट में आ रहा हूं, वाक्य में कौन सा कारक है। तो आप देखिए यहाँ पे कारक चिन्ह कौन सा लगा हुआ है, में, और में किसका होता है, अधिकरण में पर, अधिकरण कारक का कारक चिन्ह है, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी अधिकरण कारक। 33 नंबर में हमसे कह रहा है कि शिक्षक का बहुवचन होगा, तो क्या शिक्षकों होगा, नहीं। क्या शिक्षिकाओं होगा, नहीं। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी शिक्षक गण। इसी तरह से अगर छात्र का बहुवचन आपसे पूछे तो उसमें भी गण लगाकर ही बहुवचन बनाया जाता है, यानी कि छात्रगण उसका हो जाएगा। चलिए इसका आंसर हुआ ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। हमसे पूछ रहा महाप्राण ध्वनियां व्यंजन वर्ग में किससे संबंधित है। तो अभी पहले ही मैंने बताया था कि महाप्राण ध्वनियां जो होती हैं वो दूसरे और चौथे वर्ग से संबंधित होते हैं, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए 35 नंबर में पूछ रहा है कि निम्न में योग ऋण समास है। तो ये भी अभी मैं आपको बता चुका हूं कि योग ऋण शब्द की पहचान करने का तरीका क्या है, जिन शब्दों में बहुब्रीही समास होता है। अब बहुब्रीही अगर किन्हीं लोगों को नहीं पता तो मैं बता दूं कि ऐसे शब्द जो किसी तीसरे अर्थ की ओर इशारा करते हैं उनको बहुब्रीही समास उसमें बोला जाता है। जैसे कि दशानन आपने बोला, यानी कि 10 सिर वाला, लेकिन जैसे ही 10 सिर वाला बोलते हैं तो दिमाग में एक इमेज आ जाती है किसकी, रावण की, तो इसलिए जो दशानन शब्द है इसमें बहुब्रीही समास है, और जिसमें भी बहुब्रीही समास होता है वो सभी शब्द, ऐसे सभी शब्द क्या होते हैं, योग ऋण होते हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, और समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दें। चैनल पे जो लोग नए हैं वो सब्सक्राइब कर दें, हमें अपना सपोर्ट दिखाइए, हम आपके साथ रहेंगे जब तक कि आपकी परीक्षा में आप पास नहीं हो जाते। चलिए 36 नंबर सवाल में देखते हैं। हमसे पूछ रहा है कि शचींद्र में कौन सी संधि है। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो बहुत सारे लोग बता भी नहीं पाते हैं, संधि तो इसमें बता देंगे, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन है दीर्घ संधि है। और शची धन इंद्र, तो शचींद्र तो वृद्धि हो गई, तो शचींद्र इसमें संधि हो गई दीर्घ। लेकिन अगर आपसे इसमें समास पूछ दिया जाए तो बहुत से लोग इसमें कच्चा खा जाएंगे। इसमें समास कौन सा होता है, द्वंद्व समास होता है। कौन सा समास होता है, द्वंद्व। क्यों, क्योंकि शचींद्र का मतलब होता है शची और इंद्र। शची कौन है, इंद्र जी की पत्नी है, तो शची और इंद्र, इसमें समास कौन सा होगा, द्वंद्व। ये बात आपको याद रखनी है, पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बन जाता है। 37 में हमसे पूछ रहा है कि यामा के रचयिता कौन है। दोस्तों आप सभी जानते होंगे यामा किसकी रचना है, तो ये महादेवी वर्मा की रचना है। 38 नंबर में पूछ रहा है कि हिंदी भाषा में मूल व्यंजनों की संख्या होती है। तो हिंदी भाषा में मूल व्यंजन 33 होते हैं, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। यदि आपसे मूल स्वर की बात करें तो उत्तर हो जाएगा आपका क्या, 11। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। 39 में हमसे कह रहा है कि हेरिटेज शब्द का हिंदी अनुवाद होगा। दोस्तों हेरिटेज शब्द के माने आपको पता होंगे, ये कहते हैं विरासत को। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। विरासत या जो पुरखों से प्राप्त होता है ना, पुश्तैनी, उसको कहते हैं हेरिटेज। चलिए 40 नंबर में हमसे पूछा कारक के कितने प्रकार होते हैं। तो कारक के 8 प्रकार होते हैं। नाविक का सही संधि विच्छेद है। तो नाविक का सही संधि विच्छेद होता है 9 धन 1। यदि आपसे संधि पूछे इसमें कौन सी है, दोस्तों याद रखें इसमें अयादि संधि है, अयादि स्वर संधि, ठीक है। 41 नंबर में हमसे पूछा दुर्व्यवहार में प्रयुक्त उपसर्ग है। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए, क्योंकि कई सारे लोग इसको गलत कर देंगे, पूरी संभावना है। अब इसमें दुर्व्यवहार में प्रयुक्त उपसर्ग पूछा जा रहा है। दोस्तों आपको पता है कि इसमें ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें दू भी लगा है, वी भी लगा है, अव भी लगा है। यदि आप इसका संधि विच्छेद करेंगे तो बनेगा दू धन वी धन अव धन हार। तो इसमें तीनों ही उपसर्ग लगे हुए हैं, सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी सभी।
42 में पूछ रहा है कि निम्न में कौन आंख का पर्यायवाची नहीं है। पहले पर्यायवाची से पहले बता दो आंख कैसा शब्द है, तो तद्भव शब्द है। अब पूछ रहा है कि इसमें पर्यायवाची नहीं है, तो देखिए नेत्र भी बोलते हैं, नयन भी बोलते हैं, लोचन भी बोलते हैं, लेकिन मृग नहीं बोलते, मृग हिरण को बोलते हैं। तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। हमसे पूछा तो कौन सा इसका पर्यायवाची नहीं है, तो मृग नहीं है। 43 में कह रहा है कि निशीत का अर्थ है। दोस्तों निशीत किसको कहते हैं, जो अर्धरात्रि का समय होता है उसको निशीत कहते हैं। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले सवाल पे। 44 नंबर में हमसे कह रहा है कि उत्तम पुरुष सर्वनाम के किस भेद का प्रकार है। तो यहीं पे पुरुष आपने देख के सही उत्तर बता देंगे, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, पुरुषवाचक। यदि आपसे पूछता है कि पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, तो 3 भेद होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। 45 में हमसे पूछ रहा है वर्तनी, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो इस अस्पृश्यता को कैसे लिखा जाता है, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। देख लीजिए इस तरह से अस्पृश्यता को लिखा जाता है। 46 में हमसे कह रहा है कि स्वर संधि के कितने प्रकार हैं। तो स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 47 में कह रहा है कि प्रतिदिन कैसी क्रिया विशेषण है। तो प्रतिदिन हमको क्या बताता है, हमको काल बता रहा है कि हर रोज ऐसा चीज हो रही है। तो प्रतिदिन का सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 48 नंबर में से पूछा क्रश का विलोम है। तो दोस्तों विलोम बताना हो तो उसके लिए आपको माने पता होनी बहुत जरूरी है, अर्थ पता होना चाहिए। क्रश किसको कहते हैं, तो क्रश कहते हैं कमजोर को। क्रश का मतलब होता है कमजोर, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, विलोम मजबूत। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 49 में हमसे पूछ रहा है कि वाच्य कितने प्रकार के होते हैं। दोस्तों हिंदी भाषा में वाच्य 3 प्रकार के होते हैं, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। जैसे इंग्लिश में जिसको वॉइस कहते हैं ना, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, तो हिंदी में 3 होते हैं, कर्तावाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। तो 3 प्रकार के वाच्य हिंदी भाषा में है, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। 50 में हमसे पूछ रहा है कि शुक्ल और शुल्क का सही अर्थ युग्म बताइए। तो दोस्तों इसका अर्थ आपको पता होना चाहिए। शुक्ल का मतलब होता है सफेद और शुल्क का मतलब होता है फीस, यानी कि ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तो ये थी आज 50 प्रश्नों की धुआंधार पारी हम लोगों ने खेली, अर्धशतक लगाया है प्रश्नों का। ऐसे ही और वीडियो में हम लोग नेक्स्ट डे मिलेंगे। तो चलिए तब तक अपनी पढ़ाई को जारी रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।